हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल फोकस्ड होकर इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को यहाँ हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। राइट, आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना है। अपनी प्रिपरेशन में आप सबको एक बैलेंस बना के चलना है। आपकी पढ़ाई या आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्राइवेट लाइफ, ठीक है, एक बैलेंस बना के चलना है। इसका मतलब, बैलेंस का मतलब ये बराबरी नहीं होती कि आप जितना टाइम आप मतलब पढ़ाई करेंगे उतनी टाइम आप फ़ोन भी चलाएंगे। नो, एक बैलेंस का मतलब होता है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। उसके हिसाब से जो चीज़ें प्रायोरिटी के सेकंड थर्ड लिस्ट में आती हैं उसको भी आपको ध्यान देना है। राइट, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे ऑपरेशन अजय। ये कंडक्ट करवाया जाएगा इज़राइल से। जो इंडिया के लोग फंसे हैं वहाँ पे, उन्हें बाहर निकालने के लिए, उन्हें इंडिया में लाने के लिए। प्लाज्मा एंड हेलियोस्फेयर पढ़ेंगे। ये नासा ने कुछ इमेजेस भेजी हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। वर्ड सी, जो सी वाटर इंट्रूजन हम पढ़ेंगे, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। इजराइल पैलेस्तीन मैपिंग पढ़ेंगे। मेंस रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया का स्टैंड पढ़ेंगे इजराइल पैलेस्तीन इश्यू पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 2 IRK से रिलेटेड। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे कि जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी हमें उसे रियलाइज़, वो उसकी पोटेंशियल को रियलाइज़ करना होगा। जेंडर रियलिटी चेक, जो इकोनॉमिस्ट को जो एक नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, राइट, वो भी आजकल आपने सुना होगा। ये मैंने पहले न्यूज़ डिस्कस की भी थी। उसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है जो आपके लिए जीएस पेपर 1 सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सी वाटर इंट्रूजन पढ़ेंगे, इसका इफेक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है, ये जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डिस्कस करते हैं पहले न्यूज़, ट्रेसिंग द ओरिजिन एंड एनर्जाइजेशन ऑफ प्लाज्मा इन द हेलियोस्फीयर। नासा का सोलर विंड पिकअप आयन कॉम्पोजिशन एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक डिकोडर रिंग की तरह है जो प्लाज्मा से, जो सन से मतलब आते हुए प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? गैस कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, उसको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्योंकि प्लाज्मा हो गया, सोलार फ्लेयर्स हो गए, ये हमारे कहीं ना कहीं जो सैटेलाइट्स होती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, उसे इफेक्ट करती हैं। राइट, इट हैज़ द पोटेंशियल टू रिवील इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द सन बिहेव्स and interact with planet and other atmosphere, and how the solar system is impacted by its own motion through interstellar space। यानी कि प्लाज्मा को स्टडी करके हम ये जानेंगे कि बेसिकली सन काम कैसे करता है, सन का बिहेवियर क्या है। इन आवर सोलर सिस्टम कुछ हैवी एलिमेंट्स होते हैं। एक तो हाइड्रोजन होता है, राइट, एक हाइड्रोजन होता है और कुछ हैवी एलिमेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड, जिसे हैवी आयंस भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। कैन मतलब अगर हम उनकी स्टडी करेंगे, तो क्या होगा? हम प्लैनेट्स के ओरिजिन, कॉमेट्स एंड सन, सोलर एटमॉस्फेयर, इन सबको हम जान पाएंगे। हैवी आयंस आर एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ पजल दैट डिस्क्राइब्स हाउ द सोलर सिस्टम सपोर्ट्स एंड सस्टेन्स लाइफ। They also play a role in large eruptions on the sun that cause solar storms। solar flares पे क्वेश्चन आया था एक बार प्रीलिम्स का, लास्ट ईयर आई थिंक 2022 में आया था, 21 में भी हो सकता है, ठीक है। वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोलार फ्लेयर्स को भी हम स्टडी कर पाएंगे अगर हमने वो चार्ज्ड पार्टिकल्स, वो हैवी आयंस हमने स्टडी किया अगर तो। फॉर एग्जाम्पल, सोलार फ्लेयर्स दैट इमिट्स वास्ट अमाउंट्स ऑफ एक्स रेज, यानी कि काफ़ी एक्स रेडिएशंस निकलती हैं सन की तरफ से जब सोलार फ्लेयर्स इमिट होती हैं, मोस्टली ड्यू टू एक्साइटेशन
ऑफ हैवी आयंस ऑन द सन। वो क्या होते हैं, जो सोलार फ्लेयर्स होती हैं किसकी वजह से होती है, हैवी आयंस होते हैं जो सन पे, उसी की वजह से होती है। और अगर हम हैवी आयंस की स्टडी करेंगे तो सोलार फ्लेयर कैसे इमिट होते हैं, कैसे उनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ये स्टडी कर पाएंगे और अपनी सैटेलाइट्स को हम सिक्योर कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इशू, पैलेस्तीन इज़राइल आजकल बहुत न्यूज़ में है। एक बिल्कुल एक वॉर टाइप सिचुएशन है वहाँ पे, यहाँ से अटैक वहाँ से अटैक। इसका इशू मतलब देखते हैं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी आज मैपिंग पे फोकस रहेगा। इज़राइल ये वाला एक स्टेट हो गया, इज़राइल कंट्री। ओके, इसके बगल में है मेडिटेरेनियन सी, इसे जो बॉर्डरिंग सी है या फिर कंट्रीज़ है वो हम पढ़ेंगे। मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर कर रहा है, लेबनान ऊपर है, लेबनान भी आजकल न्यूज़ में है हिजबुल्लाह की वजह से। राइट, सीरिया यहाँ पे बॉर्डर कर रहा है इसे बगल से। ये वाली कंट्रीज़ आपको याद में रखनी है, क्योंकि जैसे अफ़गानिस्तान का आ गया था प्रीलिम्स में लास्ट ईयर, वैसा ही इसका भी आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो कंट्री है वो भी न्यूज़ में है। जॉर्डन इसके बगल में आती है और इजिप्ट इसके इस बगल आती है। वेस्ट में आती है इजिप्ट और ईस्ट में आती है जॉर्डन। जॉर्डन एंड इज़राइल के बीच में ना एक रिवर बाउंड्री क्रिएट कर रही है, कौन सी, जॉर्डन रिवर। ठीक है, जॉर्डन रिवर यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट कर रही है। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक सी भी है, कौन सा, डेड सी। डेड सी की पोजीशन आपको याद रखनी है, किसके बीच में है, जॉर्डन एंड इज़राइल के बीच में। ठीक है, इंडिया का स्टैंड देखते हैं। इंडिया का स्टैंड ये है कि सबसे पहले तो जब हम 1947 में जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो 1947 के टाइम से ही इंडिया पैलेस्तीन को भी सपोर्ट करता है। राइट, वो एक सिंपैथी सी होती है इंडिया की तरफ से कि अगर वो लोग आज़ादी मांग रहे हैं तो इज़राइल को आज़ाद कर देना चाहिए। राइट, बट जब से ये हमस ग्रुप वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है, इसका रेडिकलिज्म जब वहाँ पे इतना फैलता जा रहा है, देखिए गज़ा एक सिटी है जो बहुत आजकल न्यूज़ में है, यहाँ से अटैक हो रहा है हमस का। ठीक है, हमस क्या है, एक रेडिकल ग्रुप है वहाँ पे, वो लोग अटैक कर रहे हैं और वो लोग क्या करना चाहते हैं, पैलेस्तीन को इस्लामिक स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं रेडिकल तरीके से। अगर तरीका गलत है तो आपका एंड सही नहीं हो सकता। ये आप जीएस पेपर 4 में भी दिखा सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो इज़राइल क्या हो रहा है, काउंटर अटैक किए जा रहा है पैलेस्तीन पे। इंडिया का स्टैंड क्या है, जब से हमस ने अटैक किया है ना, इतना खतरनाक मतलब अटैक किया है, तब से इसे बिल्कुल आतंकवाद बता रहा है इंडिया कि आतंकवाद की कोई भी एक्टिविटी नहीं चलेगी। राइट, तो इंडिया का भी आपको एक स्टैंड दिखाना है कि भले ही हमने दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश की हो, भले ही हमने 1947 से पैलेस्तीन को सपोर्ट करने की कोशिश की हो, पर फिर भी रेडिकलिज्म जो है, जो फंडामेंटलिज्म है या फिर टेररिज्म है, इंडिया कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा ही आपको इंटरव्यू में भी बोल के आना है। ठीक है, क्योंकि ये वाली न्यूज़ आजकल इतनी चलन में है, तो ये आप इसे प्रीलिम्स में भी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, मेंस में भी इंडिया का स्टैंड पूछा जा सकता है आपसे, या पूरा का पूरा इशू पूछा जा सकता है, और मेंस और इंटरव्यू में भी आप इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, जिस वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे फंसे हमारे इंडियंस हैं उन्हें भारत लाया जाएगा। ठीक है, लॉन्चिंग ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ आवर सिटीजन्स हु विश टू रिटर्न स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स, जिसके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स कंडक्ट करवाई गई हैं। अदर मतलब अरेंजमेंट्स, कुछ सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं कि इंडियंस वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। फुल्ली कमिटेड, इंडिया क्या है, फुल्ली कमिटेड है टू द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ आवर नेशनल्स अब्रॉड। यहाँ पे थोड़ा सा समझना आपके लिए ज़रूरी है, देयर आर अराउंड 18,000 इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन द वर्ल्ड स्टोरिंग इन इज़राइल। राइट, यानी कि 18,000 इंडियंस हमारे ऐसे हैं जो इज़राइल में रहते हैं, जिसमें से अबाउट 100 स्टूडेंट्स हैं और बाकी क्या हो गए, केयर गिवर्स हैं।
कुछ कुछ उसमें से डायमंड ट्रेडर्स भी हैं, आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं। ठीक है, तो ये इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सिटीजन्स वहाँ से जल्द हटाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, ग्रोइंग न्यूक्लियर। ये वाला एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी की जो पोटेंशियल है या उसकी नेसेसिटी जो है वो बताई गई है। इसमें कहा गया है कि इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग रैपिडली, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ की एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हमारी डिपेंडेंस जो फॉसिल फ्यूल पे है, ऑयल पे है, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंट है, उसे कम करने के लिए, एनर्जी की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, इंडिया को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के लिए हमें क्या करना है, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना है। इसमें इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस की है कि अगर सारे के सारे बैरन लैंड को भी अगर लगा दिया जाए, बैरन अनकल्टिवेबल लैंड को अगर लगा दिया जाए कि सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे वहाँ से, तो भी एनर्जी की डिमांड वहाँ से फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी। और विंड एनर्जी है वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, न्यूक्लियर एनर्जी को हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ाते चले जाना है। क्योंकि आजकल क्या टेक्नोलॉजीज़ कुछ ऐसी आ गई हैं जिस वजह से उतना रेडिएशन, उतना वेस्ट भी एमिट नहीं होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को भी कहा जा रहा है कि ये क्लीनेस्ट एंड सेफेस्ट ऑफ एनर्जीज़ है जो कैपेबल है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। ठीक है, इसमें जब आप लिखेंगे एनर्जी पे के ऊपर अगर आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो पहले आप दिखाएंगे कि फॉसिल फ्यूल और ऑयल पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, जबकि इंडिया क्या सोचता है कि हम अपनी एनर्जी को फुलफ़िल करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज से, क्योंकि हमारे कुछ कमिटमेंट्स हैं काफ़ी सारे समिट्स में, राइट। 2070 तक हमें क्या करना है, कार्बन न्यूट्रल कंट्री बननी है, ये एक कमिटमेंट है इसे फुलफ़िल करने के लिए। पर ये तो नहीं है कि हम अपनी कंट्री के एनर्जी डिमांड्स को ही नहीं देखेंगे। एनर्जी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ें आप दिखाएंगे। तो इसमें ऑथर ने बताया कि आप स्मॉलर जो मॉड्यूलर रिएक्टर होता है आप उसे इंस्टॉल करिए, इसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करिए, स्किल अपग्रेड करिए, राइट। डेवलप अ हाई टेम्परेचर, ये वाला आप पॉइंट लिखेंगे तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा आपके मेंस क्वेश्चन में। डेवलप अ हाई टेम्परेचर रिएक्टर फॉर डायरेक्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन विदाउट रिसोर्टिंग टू इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के बिना आपको हायर टेम्परेचर से आपको डायरेक्टली हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देनी है, जो एक चीपर एंड सेफेस्ट मेथड होगा हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, जो हम अपनी व्हीकल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सेसिव इलेक्ट्रिफिकेशन है जो कंट्री में, उसका भी प्रेशर रिड्यूस करेगा। देखते हैं स्टेटस क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। अभी क्या है, सिर्फ 2% ऑफ कंट्रीज टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ से आ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी से। हमें ये बढ़ाना है, ठीक है, हमें एनर्जी की डिमांड्स को फुलफ़िल करना है। इंडिया के करेंटली 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इन 7 पावर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ऑफ दीज 18 तो हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, 4 हैं लाइट वाटर रिएक्टर। ये आप थोड़े बहुत पॉइंट दिखा देंगे ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि आप अवेयर हैं इन चीज़ों से भी। इन जनवरी 2020 ककरा पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, इंडिया का फर्स्ट 700 ये यूनिट वाला क्या इंडिजीनियसली डेवलप किया गया था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है, ककरा पर एटॉमिक पावर प्लांट। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अलाउड जॉइंट वेंचर्स, उन्होंने अलाउड किए हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू इन्हांस इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि इंडिया भी, मतलब जो सरकार है वो भी प्रमोट कर रही है इसे अभी। ठीक है,
The government is promoting the expansion of nuclear installations to other parts of the country. For example, upcoming nuclear power plant in Gorakhpur town in Haryana will become operational in near future. ठीक है, यहाँ पे क्या है, सरकार के कुछ प्लान्स हैं या कुछ उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स हैं. एक एक्सपेरिमेंटल थोरियम पावर प्लांट कामिनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया गया है कालपक्कम में. ये थोड़े बहुत आपको फैक्ट याद रखने ज़रूरी हैं ताकि आप ये फैक्चुअल मेंस में ना आपको एनालिसिस आपको ज़्यादा करना होता है, उसके साथ साथ आपको अपना आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए ना आपको एविडेंस भी देना होता है. ठीक है, तो यही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काम आ जाती है आपकी एविडेंस के रूप में. चीपर टू ऑपरेट, इसकी नेसेसिटी देखते हैं. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर चीपर टू ऑपरेट देन कोल और गैस प्लांट डिस्पाइट द cost of managing radioactive fuel and disposal. Estimates show that nuclear power plants cost only 33 to 50% of a coal plant and 20 to 25% of gas combined cycle plant. यानी कि cheaper है as compared to coal plant as compared to gas plant. Availability of thorium resources, हमारी कंट्री में थोरियम रिसोर्सेज हैं. ठीक है. रिडक्शन इन पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स, हमें अगर पेट्रोलियम के इम्पोर्ट को रिड्यूस करना है तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना होगा. न्यूक्लियर एनर्जी कैन हेल्प इंडिया रिड्यूस इट्स इम्पोर्ट बिल बाय अप टू $100 बिलियन एनुअली. कितना इम्पॉर्टेंट है सोचिए. अगर हम अपनी कंट्री में, ये बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत है. ठीक है, हमें खुद के ऊपर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए. Firm and dispatchable power like solar and wind power which are dependent on weather condition. Nuclear power provides a reliable high density source of energy that is widely available. सोलार और विंड के लिए हमें वेदर कंडीशंस पे डिपेंडेंट होना होता है. ठीक है, सन एंड विंड. बट यहाँ पे क्या है, इसे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसमें वाटर रिएक्टर्स और कुछ ऐसी बिग मशीन्स लगाकर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है. फर्म डिस्पैचेबल पावर इज़ द पावर दैट कैन बी सेंट टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड. जब वाटर की ज़्यादा डिमांड रहेगी तो फर्म एंड डिस्पैचेबल पावर होती है, ये पावर सेंड कर दी जाएगी इलेक्ट्रिक ग्रिड्स में. क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, 1000 megawatt plant operating at 90% plant load factor requires over a year only 25 tons of low enriched uranium fuel. यानी कि इसे एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी बताया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को. ठीक है. Compared to it, coal plant will require approximately 5 million tons of coal. Coal produces ash. ये सारी प्रॉब्लम्स कोल में देखी गई हैं, जिस वजह से ऑथर ने कहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को हमें आगे बढ़ाना है. वे फॉरवर्ड क्या है कि एनटीपीसी की तरह हमें अदर गवर्नमेंट कंपनीज़ को भी लेके आना चाहिए. स्पेशली अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा तो और ज़्यादा अच्छी बात है. राइट, ज़्यादा इनोवेशन तरीके से, मतलब इनोवेटिव तरीके से सॉल्यूशंस आ पाएंगे, वेस्ट को मैनेज किया जाएगा. राइट, इसीलिए इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है. फोकस ऑन पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजीज़, हमें क्या करना है, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड को बैलेंस करके चलना है, फोकस करना है उस पर. बोथ विद इन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर सेक्टर सच एज सोलर एंड हाइड्रो एनर्जी. ठीक है, कुछ हमें पॉलिसीज़ लेके आनी है जो न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देंगी. कुछ ऐसी गाइडलाइंस लेके आनी है. राइट. इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडिया शुड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सच एज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. अभी वही बोला था ऑथर ने. टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड एड्रेस सेफ्टी कंसर्न्स, मेक यूज़ ऑफ थोरियम रिसोर्सेज. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, प्रेजेंट न्यूमरस एडवांटेजेस सच एज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट,
and construction time, they also present a high level of inherent safety. यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को इसीलिए कहा जा रहा है इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो चीप है एंड सेफ है. कंक्लूजन क्या है? फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, शटिंग डाउन सीमेंट प्लांट एंड अदर एसेट्स बिफोर देयर फुल लाइफ टर्म मीन्स वेस्टिंग ऑफ कार्बन ऑलरेडी sunk in them. Hence it is better to use them until their end of life. यानी कि हमें सीमेंट प्लांट्स जो है उनकी अभी यूटिलाइजेशन से काम लेना है, ठीक है. और हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें. India should involve a balanced approach that addresses the challenges and opportunities of sector and enables the growth of portfolio of low carbon, firm and reliable energy sources. Basically ये आपका हो जाएगा conclusion कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, एनर्जी डिमांड्स आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमें थोड़े ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस लेके आने होंगे न्यूक्लियर एनर्जी से, जहाँ पे सिर्फ हम 2% क्रिएट कर पा रहे हैं एनर्जी, इसे और बढ़ाना होगा और एनर्जी डिमांड्स को फुलफ़िल करना होगा. जो हमारे कमिटमेंट्स हैं वेरियस समिट में, फॉर एग्जांपल कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे, उसे फुलफ़िल करने के लिए 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री वाला कमिटमेंट फुलफ़िल करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाएंगी. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं जेंडर रियलिटी चेक. यहाँ पे क्लॉडिया गोल्डिन को क्या हुआ है? इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लेबर मार्केट में देखा था कि वुमेन की पार्टिसिपेशन कितनी है, क्या जेंडर पैरिटी, क्या जेंडर की डिस्पैरिटी है, राइट. उन्हें इनकम कितनी कम मिल रही है एज़ कम्पेयर टू मेन. और ये देखा था कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स लेना, मैरिज को डिले करना, क्या हो जाता है? उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है मार्केट में. क्या बोला था इन्होंने? कंट्रीज एट लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव रिलेटिवली हायर लेवल ऑफ फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन. यानी कि जो जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है ना, अभी निचले स्तर पे है, वहाँ पे फीमेल ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं लेबर फोर्स में, क्योंकि वहाँ की फ़ीमेल एग्रीकल्चर में लगती हैं, ऑफन एज अनपेड वर्कर्स ऑन फैमिली फार्म्स. ठीक है, ये पेड नहीं होता, ये ज़्यादातर अनपेड ही होता है. खुद के घर की महिलाएं चली जाती हैं वहाँ पे खेत में काम करने. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, नई टेक्नोलॉजीज़ होती है, तो सबसे पहले वुमेन को निकाला जाता है. ठीक है, वुमेन को मतलब बाहर निकाल दिया जाता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती हैं. Their hours of work do not change, but their labor force participation does. Hours of work यहाँ पे नहीं बदलता है. इसका मतलब क्या है कि उनका काम हो जाता है हाउस होल्ड में ज़्यादा. ठीक है, आपने डबल शिफ्ट फिनोमिना पढ़ाई होगा सोशियोलॉजी में. उस हिसाब से क्या है कि वुमेन कितने भी मतलब कितना भी उसका पार्टिसिपेशन हो, कितना भी पार्टिसिपेशन हो उसका इकोनॉमिक स्फेयर में, बट घर का काम हमेशा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. राइट, ये एक डबल शिफ्ट, एक डबल बर्डन क्रिएट कर देता है वुमेन के कंधों पर. वेज गैप कैसा है ये कि ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन क्या होता है? स्टेरियोटाइपिकल कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जहाँ पे वुमेन ही वुमेन को लगाया जाता है. कुछ लो पेड एंड लो स्टेटस वाली जॉब ना वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं. इसे कहते हैं पिंक कॉलराइजेशन. ठीक है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब, केयर गिवर की जॉब, एयर हॉस्टेस की जॉब. राइट, ये इन सेक्टर्स में क्या होता है? वुमेन मेन से मतलब मेन से कम्पीट नहीं करती, वुमेन ही वुमेन से कम्पीट करती हैं इन मतलब एरियाज़ में. ये स्टेरियोटाइपिकली फेमिनाइन जॉब्स हैं. राइट, केयर गिवर मैन बहुत कम होते हैं, एयर हॉस्टेस मैन बहुत कम होते हैं, रिसेप्शनिस्ट बहुत कम होते हैं मैन. गोइंग अप द ऑक्यूपेशनल लेडर,
शी हाईलाइट्स द फिनोमेना ऑफ ग्रीडी जॉब्स। ग्रीडी जॉब्स में क्या होता है, विच हैव मासिव वेज प्रीमियम्स बट इन रिटर्न रिक्वायर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, नेटवर्किंग, लेट नाइट मीटिंग्स, ट्रैवल, इन्हें कहा गया है ग्रीडी जॉब्स, क्लॉडिया के द्वारा। ये ग्रीडी जॉब्स क्या होती हैं, जैसे कि इसमें हाई अर्निंग्स मिलती हैं, हाई वेजेस मिलती हैं, बट आपकी ये वाली जॉब ना ज़्यादा डिमांडिंग भी होती है, आपकी ज़्यादा आवर्स मांगती है, आपका अटेंशन, आपकी एनर्जी सब मांगती है ये। इन अ फैमिली ऑफ 2 अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं ना, तो एक तो ग्रीडी जॉब में लगा होगा। अब ग्रीडी जॉब का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी डिमांडिंग जॉब है और वेजेस भी ज़्यादा मिल रही हैं। एक ग्रीडी जॉब में लगा होगा पेरेंट, और दूसरा क्या है, थोड़ी मॉमी से ट्रैक में होगा। यहाँ पे मॉमी ट्रैक बोला गया। ये मॉमी ट्रैक का मतलब क्या है कि हाउस होल्ड का काम करना, बच्चों को देखना, ये एक वो दूसरे स्पाउस पे होता है जो लेस डिमांडिंग है, विच विड अलाउ टेकिंग केयर ऑफ किड्स स्कूल। यानी कि एक ना थोड़ा लेस डिमांडिंग जॉब करता है, जिस वजह से उसे बच्चों को देखने का भी समय मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मॉमी ट्रैक ये किसी एक जेंडर को प्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट ज़्यादातर मतलब मॉमी ट्रैक में सिर्फ महिलाएं लगती हैं, मतलब ज़्यादातर महिलाएं लगती हैं। इसीलिए एक वेज गैप क्रिएट हो जा रहा है कि मैन ज़्यादा अर्न कर रहे हैं बिकॉज वो लोग ज़्यादा ग्रीडी जॉब में चले जाते हैं, और वुमेन थोड़ी लेस डिमांडिंग जॉब में जाती हैं क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हाउस होल्ड की, बच्चों की, स्कूल की। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ लार्ज पे गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन बिकॉज द मैन इज इन द ग्रीडी जॉब। आप ग्रीडी जॉब कोई इनफॉर्मल वर्ड नहीं है, ओके। आप ये क्या लिखेंगे, जब आप सोशोलॉजी में लिखेंगे ना, तो आप ये पॉइंट आउट करेंगे कि रिसेंटली जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है उन्होंने ये फिनोमेना पॉइंट आउट किया है। एंड द वुमेन इज़ ऑन मॉमी ट्रैक इन मोस्ट केसेस। द अदर पेपर क्या है, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल पिल्स वगैरह लेते हैं ना, तो ये वुमेन के करियर एंड मैरिज के डिसीजन में ज़्यादा मतलब बढ़ावा देता है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है लेबर फोर्स में। पिल डायरेक्टली रेज्ड द एज ऑफ फोर्स्ड मैरिज एंड इनेबल्ड वुमेन टू हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर करियर एंड टाइमिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि अगर पिल्स लेती हैं वुमेन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, प्रेगनेंसीज़ को डिले करती हैं, तो क्या होता है, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता है। ये इन्होंने रिसर्च करके पॉइंट आउट किया है। अगर हमें इनके नोबेल प्राइज़ को सेलिब्रेट करना है ना, तो हमें क्या करना है, पॉलिसी बनानी है जेंडर सेंसिटिव। हमें महिलाओं की तरफ भी ध्यान देना है। Incorporative nuances that recognize heterogeneity and intersectionality। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में वुमेन की स्थिति अलग है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में अलग है। ठीक है, अपर क्लास में वुमेन की स्थिति अलग है, लोअर क्लास में वुमेन की स्थिति अलग है। यहाँ पे इंडिया में देखें तो कास्ट के बेसिस पे भी होगा, जो अपर कास्ट वुमेन है उनकी स्थिति अलग है, लोअर कास्ट वुमेन की स्थिति अलग है। रिलीजन में देखें तो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं वुमेन की, इसी को कहा गया है इंटरसेक्शनैलिटी। हमें इंटरसेक्शनैलिटी लेके आनी पड़ेगी, हमें मतलब एक प्लान तो सब में फिट नहीं होता, राइट। इंटरसेक्शनैलिटी लेके आएंगे तो पता चलेगा कि वुमेन की जो रियल स्थिति है ना वो क्या है और उसे कैसे ठीक की जा सकती है। ठीक है, एरिया स्पेसिफिक, इश्यू स्पेसिफिक, ऐसे फिर सॉल्यूशंस निकल पाते हैं। आपको ऐसे ही करना होता है, एक एडिटोरियल एनालाइज। ठीक है, कि आप उसे कितना समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज सी वाटर इंट्रूजन। आ हाइड्रोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर एट द कोस्ट। यहाँ पे एक हाइड्रोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया है कि ये सी वाटर इंट्रूजन है क्या। ये मैं सबसे पहले आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। ये है समुद्र, ठीक है, यह है लैंड सरफेस,
ऊपर वाला हो गया लैंड सरफेस, नीचे वाली होगी वाटर टेबल, ठीक है। सी वाटर क्या होता है, यहाँ पे अपने लैंड से वो सीपेज कर जाता है ग्राउंड वाटर में, ठीक है। ग्राउंड वाटर में सीपेज हो जाता है। जब यहाँ पे हाई टाइड्स वगैरह आती है ना, तो इसका सीपेज हो जाता है ग्राउंड वाटर में। और जब हम ज़्यादा वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो पलरा है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, मतलब ग्राउंड वाटर का पलरा हल्का हो जाता है। ये एक हाइड्रोलॉजिस्ट ने एक सीसॉ वाला जो गेम होता है ना, उससे रिलेट करके इस फिनोमेना को बताया है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। सी वाटर इंट्रूजन इज द मूवमेंट ऑफ सेलाइन वाटर फ्रॉम द ओशन और स्टोरेज इनटू द फ्रेश वाटर सिस्टम। फ्रेश वाटर सिस्टम हो गया ग्राउंड वाटर, और यहाँ से पानी रिस के यानी कि सीपेज होके आ जा रहा है ग्राउंड वाटर सिस्टम में, फ्रेश वाटर में। When sea water moves inland, the salt it contains can wreak havoc on farmlands, ecosystem, lives and livelihood। यानी कि salty water तो हमारे पीने के लिए सुइटेबल नहीं है, इरीगेशन के लिए सुइटेबल नहीं है, राइट। तो सॉल्टी वाटर अगर ग्राउंड वाटर में उसका सीपेज हो जाएगा, ग्राउंड वाटर हम अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट वाटर मिलेगा, तो कितनी दिक्कत हो सकती है, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ के लिए और जो आइलैंड नेशंस हैं। A push from landslides such as heavy rainfall and heavy river flows moves the balance towards seaward। यानी कि इसका पलड़ा सीवर्ड की तरफ मतलब भारी हो जाता है जब हैवी रेनफॉल होती है या जब हैवी रिवर फ्लो होता है। A push from river side, whether it's a sea level rise, a storm surges, high tides, moves the balance towards लैंडवर्ड। वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर सी में कुछ अगर स्ट्रॉम आता है या फिर कोई हाई टाइड्स होती है तो बैलेंस हो जाता है लैंडवर्ड की तरह। सूखा पड़ना या हम ज़्यादा फ्रेश वाटर को यूज़ करते हैं तो भी सी वाटर की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इनलैंड की तरफ या ग्राउंड वाटर की तरफ आ जाएगा। एज क्लाइमेट चेंज and population growth stresses fresh water supplies, one result to be more sea water intrusion। जैसे जैसे फ्रेश वाटर की सप्लाई इतनी मतलब डिमांड बढ़ती चली जा रही है, क्लाइमेट चेंज होता चला जा रहा है, सी लेवल राइज होता चला जा रहा है, ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ये यूएसए की मिसिसिपी रिवर तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि मतलब हाइड्रोलॉजिस्ट ने वहाँ पे ये स्टडी की थी। ये अपने इंडिया में भी सुंदरबन बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश में भी ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। One of the largest coastal mangrove forests in the world, seawater is intruding into the mouth of Ganges river. Self-explanatory, right? The main causes that the upstream dam and water diversion from the river for irrigation and navigability, plus encroachment due to sea level rise. Seawater intrusion could threaten many types of plants and animals in this UNESCO World Heritage Site। सुंदरबन क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जितना ज़्यादा हम रिवर का पानी यूज़ करेंगे, आप स्ट्रीम डैम में वाटर को डाइवर्ट करेंगे नेविगेबिलिटी के लिए और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पलरा भारी हो जाएगा किसका, सी वाटर का, अभी जो मैंने फिनोमेना ऊपर डिस्कस किया। सी वाटर इंट्रूजन का मतलब होता है कि ये साफ साफ आपके जो वहाँ पे रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको हार्म पहुँचाएगा, प्लांट्स को हार्म पहुँचाएगा। सी वाटर इंट्रूजन ग्राउंड वाटर में बहुत सारे कंट्रीज़ में हो रहा है वर्ल्ड में, बट परहैप्स द मोस्ट थ्रेटेंड प्लेसेस ऑफ आर कम्युनिटीज़ आर लो लाइंग आइलैंड। जो सबसे ज़्यादा इसमें पीड़ित है ना, जो वुलनरेबल है, जो फ्रेजाइल है, कौन है वो, लो लाइंग आइलैंड कंट्रीज़। बीइंग प्रोएक्टिव इज़ द बेस्ट। हमें डीसैलिनाइजेशन करना है, जैसे कि ग्राउंड वाटर से अगर सोल्टी वाटर आ रहा है तो हमें क्या डीसैलिनाइजेशन, हमें कुछ ऐसे कुछ प्लांट्स इस्टेब्लिश करने हैं। प्लांट मतलब यहाँ पे पौधे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बड़े बड़े जैसे कि थर्मल पावर प्लांट वगैरह होते हैं वैसे प्लांट्स की बात हो रही है। डीसैलिनाइजेशन करके, डीसैलिनाइजेशन हम प्लांट्स इस्टेब्लिश करेंगे जो सी वाटर को सॉल्टी नहीं बना के फ्रेश वाटर बना देगा, पीने लायक पोर्टेबल बना देगा, right? Being proactive is the best, because once groundwater is contaminated, it is hard to remove the salt. If salt water does penetrate inland, communities can manage water quality by constructing desalination plants and switching to
सॉल्ट टोलरेंट क्रॉप, यानी कि हमें उन फसलों को उगाना चाहिए कोस्टल एरियाज़ में जो सॉल्ट को टोलरेट कर सकें। ठीक है, जैसे कि मैंग्रोव्स हम उगाएंगे तो वो सॉल्ट को टोलरेट भी कर सकते हैं, हमें जो डिज़ास्टर्स होते हैं उससे भी बचा सकते हैं, और वहाँ से एक अच्छी खासी इकोनॉमी भी चल सकती है मैंग्रोव्स के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं न्यूज़ का एनालिसिस। आपको एक न्यूज़ पकड़ लेनी है, उसमें देखना है कि आप प्रीलिम्स में कैसे उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ें, और मेंस में और इंटरव्यू में कैसे। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। आज के लिए लेक्चर में था बस इतना ही। पीडीएफ मैं जो देती हूँ विदाउट एनोटेशन, विदाउट घिसपिच देती हूँ, तो वो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। आपको आज के आज ही नोट्स कलेक्ट करके रख देना है। पीडीएफ कलेक्ट नहीं करनी, आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना है, राइट। वो नोट्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे शॉर्ट एंड क्रिस्प होने चाहिए, या अगर मेंस है तो हल्का सा आप थोड़े डिटेल में लिख सकते हैं, जो आप प्रीलिम्स के 2 दिन पहले एंड मेंस के 2 दिन पहले इंटरव्यू के लिए भी आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल इजराइल पैलेस्तीन इश्यू है, उसमें से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं। ऐसे करके आपको न्यूज़पेपर एनालाइज करना होता है। तो मिलते हैं कल। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।